इंस्टाग्राम पे आपका एक वीडियो बहुत चल रहा था जिसमें आप मजदूरी करते हुए देख रहे हैं। जो ईंटों के ट्रक आते थे वो खाली किए मैंने बहुत ज़्यादा। दोस्त है उसने वो पूरा खर्चा मेंटेन करके मेरे को वापस 8वीं में वापस एडमिशन दिलवाया। 7वीं क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा के ऊपर कर्ज इतना 5 लाख रुपये का लगभग कर्ज आ गया। पापा ने बोला कि या तो काम करना पड़ेगा या कुछ तू तेरा देख। मैं तो इतना वो पापा सपोर्ट नहीं कर पाया। काम तो मैं शुरू से ही कर रहा था सर। 10th में जब मेरा रिजल्ट आया ना 10th में, तो मैं कंपनी के काम पे गया हुआ था। अब बस छोड़ देना चाहिए कुछ आगे कुछ करने का मन नहीं करता। उन्होंने सबने बोल दिया कि नहीं तैयारी तो अब कुछ मतलब नहीं है, पढ़ाई तो छोड़ दे, काम पे जाना ही पड़ेगा तेरे को। तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास था कि एक ना एक दिन अपनी गवर्नमेंट जॉब लगनी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ में है सीताराम बावरी जी, जिनका हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से और क्वालिटी एजुकेशन के पूरे परिवार की तरफ से सीताराम जी, आपका बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे प्रति ये स्नेह और प्यार दिखाया, ये मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये मुझे हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि मैं और भी मेहनत करती रहूँ। बिल्कुल, आपकी मेहनत जब मैं आपकी कहानी जानी अभी, तो मुझे भी मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ। और मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इंस्पायर होंगे। इसी यही मकसद इस इंटरव्यू का, कि जो आज सीताराम जी की कहानी यहाँ पर आने वाली, जो थोड़ा बहुत मैंने जाना और बाकी बहुत कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इंस्पायरिंग होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले ही जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आने के बाद, जैसे मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर आपका एक वीडियो बहुत चल रहा था जिसमें आप मजदूरी करते हुए देख रहे हैं, है ना? तो ये आपने बताया कि ये वीडियो आपका सिलेक्शन के बाद का था। सिलेक्शन के बाद भी आप काम कर रहे थे, हाँ सर। है ना? तो ये एक तो मुझे थोड़ा-सा इस वीडियो के बारे में बताओ, और थोड़ा-सा ये ऐसा था कि वास्तव में आपको, ये तो सिलेक्शन के बाद, क्या सिलेक्शन के पहले भी आपको ऐसी मज़दूरी करनी पड़ रही है? बहुत मज़दूरी के साथ आप तैयारी कर रहे थे, कैसा? थोड़ा-सा सभी कैंडिडेट्स को बताओ कि ये बहुत बड़ी बात है, मज़दूरी के साथ-साथ तैयारी करना बहुत चैलेंजिंग होता है। वो कैसे, क्या किया आपने? सर, ये जो वीडियो चल रहा है यूट्यूब हाँ, पे या और भी कहीं, ये तो मेरा रिजल्ट के बाद का। रिजल्ट के बाद में मैं पास में ही हमारे पड़ोस में काम चल रहा था, तो वहाँ पे मैं 7-8 दिन काम पे गया वहाँ पे। हुँ, तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने वो वीडियो बना के हुँ। डाला था। लेकिन इससे पहले भी मैं कई बार पहले तो ईंटों मैं के। रोकना चाहूँगा बीच में। ऐसा मतलब, अब आपको ऐसा था कि जूनियर अकाउंटेंट जैसी बड़ी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया। आपको नहीं लगा कि यार चलो अब क्या मज़दूरी करनी है, अब तो छोड़ते हैं, अब तो ऐश करते हैं, नहीं सर, पार्टी-वार्टी करते हैं? नहीं सर, वो तो पहले ही कर्ज इतना था कि उसको चुकाना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ। और पैसों की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि वो मैं खर्चे तो कर ही नहीं सकता था। हुँ, हुँ, और उससे पहले भी मैंने जैसे ईंटों के भट्टे पे काम करना हुँ, और जो ईंटों के ट्रक आते थे वो खाली किए मैंने बहुत ज़्यादा। हुँ, जो बीच-बीच में जैसे वो कमटा का काम पे जाना, हुँ, गड्ढा हुँ, खोदना, हुँ। ये बहुत सारे काम किए सर। तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? थोड़ा-सा मैं आपके पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और अपना परिचय के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ। तो थोड़ा-सा मुझे आपके अपने बारे में, अपने कहाँ के आप बिलॉन्ग करते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप सभी साथियों को बता दीजिए। फिर लगातार अपन इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड शुरू से ही वीक है। हुँ। 2000 लगभग 7वीं क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो 7वीं क्लास में आपने पढ़ाई हाँ, छोड़ ड्रॉप दी कर थी। दी थी। हाँ। साथ क्योंकि वो परिवार वाले पैसों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हुँ, हुँ, हुँ। तो 7वीं क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हुँ, और एक मेरा भाई है, उसने 5वीं में वो पढ़ाई छोड़ दी। हुँ, मैं थोड़ा बहुत होशियार था, और तो परिवार वालों ने और मोहल्ले वालों ने, गाँव वालों ने कहा कि नहीं तू तो कुछ कर सकता है, तू बढ़िया है। उन्होंने बोला कि नहीं पढ़ाई तेरे को पढ़ाई करनी चाहिए। हुँ। मेरा एक दोस्त है उसने वो पूरा खर्चा मेंटेन करके मेरे को वापस 8वीं में वापस एडमिशन दिलवाया। 7वीं आपने पास कर ली? हाँ, 7वीं की वार्षिक परीक्षा दी मैंने। हाँ। अर्धवार्षिक परीक्षा से 7वीं में आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दे के, अर्धवार्षिक परीक्षा दी, उसके बाद में वो स्कूल वाले मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे कि फीस, फीस, फीस। अच्छा, आप तो मैंने 7वीं क्लास हाँ, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे प्राइवेट और में उसकी पढ़ा। फीस भरना आपके लिए हाँ, मुश्किल हो रहा था। मुश्किल था। हाँ।
तो 7वीं के बाद में वो अर्धवार्षिक के बाद में मैंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया दोनों भाइयों ने। उसके बाद में जैसे तैसे करके वो वार्षिक परीक्षा दी और वो पास हो गया। उसके बाद में मेरा दोस्त था, अजीत नाम है उसका, उसने मुझे सपोर्ट किया और जैसे मेरे कपड़े, जूते, स्कूल की फीस वगैरह सब उसी ने किया और मेरे को वापस नई दूसरी स्कूल के अंदर 8वीं के अंदर उन्होंने क्यों किया? मतलब उनको क्या लगा आप में ऐसा कि उनको लगा सपोर्ट करना चाहिए और आपको क्योंकि पढ़ाना सर चाहिए? मैं शुरू से ही मैथ के अंदर होशियार था। तो जो स्कूल वाले थे और उन्होंने सबने बोला कि इसका नवोदय में भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो उसमें नहीं हुआ। मैथ में मेरे इतने अच्छे नंबर थे कि मैं कोई सा भी टेस्ट देता था उसमें मेरे लगभग 9 10 में से 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 इतने नंबर आते थे। तो उसको लगा कि नहीं मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, बाकी सब में अच्छा है, तो ये कुछ कर सकता है। इस हिसाब से उसने मेरा सपोर्ट किया। तो आपके घर वालों का सपोर्ट कितना रहा? आपके मम्मी-पापा क्या करते हैं? है ना? थोड़ा-सा मुझे उसके बारे में बताइए कि मम्मी-पापा क्या करते हैं और उनका सपोर्ट नहीं रहा है क्या? उसके बारे में कुछ बताइए। मम्मी-पापा का भी सपोर्ट रहा। पापा जी मज़दूरी करते हैं और मम्मी गृहिणी हैं। मम्मी-पापा कितने पढ़े लिखे हैं? मम्मी-पापा वो कुछ नहीं पढ़े हुए हैं। मतलब अशिक्षित है पूरी तरह से, असाक्षर है। पूर्णतः अशिक्षित है। मैं पहला ग्रेजुएट आदमी हूँ हमारे परिवार के अंदर। अच्छा। हमारी समाज में हुआ करकेड़ी में। आप करकेड़ी के रहने वाले हैं। आप थोड़ा-सा कहाँ के रहने वाले एक बार वो भी बता दीजिए? मेरा नाम सीताराम बावरी है। ग्राम करकेड़ी रूपनगढ़ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूरी पे वो गाँव है। मतलब गाँव से आप गाँव के बैकग्राउंड के आप रहने वाले, माता-पिता आपके पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। आपने भी एक बार 7वीं पढ़कर अच्छा भाई आपसे? भाई 5वीं तक ही पढ़ा हुआ है। हाँ, भाई 5वीं पढ़कर उन्होंने छोड़ दिया, उस समय आप 7वीं पढ़ रहे थे। आपने भी छोड़ने का फैसला कर लिया, ठीक है। उस टाइम वो अजीत था मेरा दोस्त, उसने मेरा सपोर्ट किया और उसके बाद में मैं वापस स्कूल में गया और वहाँ पे मैंने जो लगभग वहाँ पे 100-110 बच्चे थे, तो 10th के अंदर मेरी लगभग 4th रैंक थी उस स्कूल में। तो वहाँ पे ही जो सर थे उनको लगा नहीं कुछ ये कर सकता है और इसके अंदर मैथ में मेरे लगभग 92 के लगभग 100 में से 92 नंबर आए 10th में। तो उनको लगा कि नहीं कुछ ये तो कुछ मैथ में अच्छा है तो बाकी में आराम से हो जाएगा इसका। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं तू तैयारी कर, काम पे तेरे को जाना नहीं है, तू तैयारी कर। पापा ईंटों के भट्टे पे काम पे जाते थे। पापा ईंटों के भट्टे पे 10th में कितने परसेंटेज थे आपके? मेरे 10th में 80.17 परसेंटेज थे। ठीक है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट क्या लिया? मैंने साइंस मैथ लिया सब्जेक्ट। 2 साल मैंने हाई सेकेंडरी प्रभा सर से किया। और उसके बाद में पापा जी तो ईंटों के भट्टे पे अहमदाबाद काम करने के लिए जाते थे। मैं यहाँ पे दादी थी, दादी के पास में रहता था और यहाँ पे पढ़ता। 12th हो गई धीरे-धीरे। उसके बाद में 2017 में मेरी शादी हो गई और हम दोनों साथ रहने लगे। उसके बाद में खर्चे का इतना पापा के ऊपर कर्ज इतना 5-6 लाख रुपए का लगभग कर्ज आ गया पापा के। पापा ने बोला कि या तो काम करना पड़ेगा या कुछ तू तेरा देख। मैं तो इतना वो पापा सपोर्ट नहीं कर पा रहे। 2017 में लगभग आपकी एज कितनी हो गई थी? 2017 में सर मुझे लगभग 20 साल के 20-21 साल की आपकी एज हो गई थी। हाँ, तो गाँव में जहाँ पर माता-पिता भी मज़दूरी करते हैं, तो 20-21 साल एक तरह से लास्ट एज होती है। माता-पिता अब आस करने लग जाते हैं कि बच्चा अब खुद कमाने लग जाए, अब हमारे ऊपर बोझ नहीं रहे। अच्छा, छोटा भाई आपके वो कमाने लग गया, आप नहीं कमा रहे थे, आप पढ़ाई में अच्छे थे। 4-5 साल वो छोटा था, तो वो कमाने लग गया। तो घरवालों का कहना था कि नहीं अब कुछ कमाने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, तो ही अपने कर्ज ये उतार पाएँगे, नहीं तो ये कर्ज नहीं उतार पाएँगे। फिर धीरे-धीरे चलता रहा, ऐसे करते हुए मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। फिर 2 साल में मैंने वो 2018 के बाद में मैंने 3 महीने वहाँ हमारे पास में करकेड़ी ग्राम है, करकेड़ी के पास में किशनगढ़ है, तो वहाँ पे एरिया है। एरिया के अंदर मैं पत्थर उठाने के लिए 3 महीना वहाँ पे गया। उस समय तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी? हाँ, उस समय तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। 2018 में मेरी कंप्लीट हो गई। 2018 में कंप्लीट हो गई। उसके अच्छा ग्रेजुएशन के दौरान भी आपको काम करना पड़ रहा था? काम तो मैं शुरू से ही कर रहा था सर। 10th में जब मेरा रिजल्ट आया ना 10th में, तो मैं कमटे के काम पे गया हुआ था। अच्छा, 10th के रिजल्ट के दौरान जून महीने में भी आप काम कर रहे थे? मैं काम पे गया हुआ था। तो मेरी 80.17 बने थे, तो स्कूल वालों ने वो
माला वगैरह का वो प्रोग्राम बनाया था, हाँ, हाँ। तो वो घर पे आए। तो मैं शाम को काम करके वापस आया, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे 80.17 बन गए। हुँ, हुँ। जब मैं वहाँ पे आया तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और पीठ थपथपाई, तब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपने को पढ़ाई करनी ही चाहिए। हुँ, हुँ। और फिर मैं आगे धीरे-धीरे बढ़ता रहा। ठीक है। और मतलब ये आप बता रहे हो कि 2018 के बाद से आप लगातार मज़दूरी कर रहे हाँ, हैं। 2018 के बाद में मैं तो लगभग आपने ये और उसके बाद आप लगातार तैयारी भी कर रहे होंगे। हाँ, मेरे ख़्याल से ग्रेजुएशन के बाद आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। इस जूनियर अकाउंटेंट से पहले और कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए आपने? जूनियर अकाउंटेंट से पहले पटवारी का एग्ज़ाम दिया। हाँ। पटवारी का एग्ज़ाम देने के लिए मेरे पास वो कोर्स वगैरह उनके कुछ पैसे नहीं थे। हुँ, तो मेरा एक दोस्त है अजीत कुमार आचार्य, हुँ। उसने मुझे 3000 रुपए वो खरीद के कोर्स खरीद के ऑनलाइन कोर्स खरीद के वो मेरे को कोर्स दिया और बोला कि नहीं ये तू ये कोर्स से पढ़, हुँ, हुँ, तेरा हो जाएगा इसमें। उसमें मेरे लगभग 201 पॉइंट कुछ नंबर थे। हुँ। 16 नंबर नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से मैं फोर्थ उसमें शिफ्ट में आप सीताराम हाँ, नाम के हिसाब से आप मेरे ख्याल से मेरा फोर्थ शिफ्ट हाँ, में थे 4th और शिफ्ट में फोर्थ था। शिफ्ट के सबसे कम मार्क्स हाँ, हो गए थे मतलब वापस नॉर्मलाइजेशन में हाँ, सबसे 16 कम नंबर मेरे कम हो गए थे। 16 नंबर आपका माइनस हो गया और उसमें आपका नहीं हुआ। उसमें उसके नहीं बाद हुआ। और कौन से एग्ज़ाम दिए? उसके बाद में ग्राम सेवक का दिया वीडियो का मैंने। आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें? उसमें 2 गुणे में मेरा था, हाँ, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया। ओके और? उस एक वो एलडीसी की वैकेंसी थी, हाँ, उसमें मेरे 230 नंबर थे सर, हुँ, लेकिन वो वैकेंसी रद्द हो गई। अच्छा हाँ, उसमें ये हाई कोर्ट एलडीसी की हाँ, बात हाई कर रहे कोर्ट हो आप, एलडीसी ठीक की है। वैकेंसी थी, हाँ, उसमें 230 नंबर थे। मेरा हुँ, पहले वो टाइपिंग के लिए कॉल किया आया हुआ था हाँ, हाँ, और राजस्थान पुलिस के अंदर मेरी हाइट नहीं थी, अच्छा, ठीक है। उसकी 3 सेंटीमीटर की वजह से मैं मेरे गया। रिटर्न पास था, हुँ, दौड़ वगैरह वो सब कांस्टेबल का कंप्लीट आपने था। रिटर्न पास कर लिया लेकिन हाँ, फिजिकल में आप बाहर हो गए फिजिकल हाँ, हाइट नहीं थी, हाइट की वजह से आप बाहर हो हाइट की गए, वजह से मैं बाहर हो ठीक गया। है। ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी हुँ, मैं मुंबई जोन से था। हुँ, 17 जोन की मेरिट सर मेरे से कम थी। हुँ, वो जहाँ से मैंने फार्म भरा हुँ, मुंबई जोन से, हुँ, केवल उसी जोन की मेरिट मेरे से ऊपर थी। पहले मेरा उसमें फाइनल था, लेकिन हाँ। मैं पॉइंट 25 से फाइनल मेरिट में रह पॉइंट गया। 25 से रह गया। मतलब इतने सारे एग्ज़ाम दे रहे हो आप लगातार और हर एग्ज़ाम में कोई आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर यार बहुत कम अंतर से आप रह रहे हो, है ना? और मतलब मेहनत कर रहे हो, काबिलियत है लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक तो मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, ये आपके साथ भी होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत कम अंतर से हर एग्ज़ाम में रह जाते हैं। उसके बाद मतलब कैसा फ़ील होता है? सर वो एक ऐसा लग रहा है कि बस अब बस छोड़ देना चाहिए कुछ, हाँ। आगे कुछ हाँ, करने का बहुत मन नहीं करता था। डिमोटिवेट हो जाते हैं, हाँ, बहुत निराश हो जाते बहुत हैं। ज़्यादा तो उस निराशा आ रही कंडीशन थी। से आप वापस क्या किस चीज़ ने आपको वापस मोटिवेट किया? डील कैसे किया इस कंडीशन से बाहर कैसे निकले फिर? वापस सर उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा सहयोग मेरे उस दोस्त का ये उसने बोला कि इसमें नहीं हुआ ना, हुँ। तो अब दूसरी वैकेंसी की तेरे को तैयारी करनी है। ये इस जो हो गया उसको छोड़। अब तेरे दोस्त को का दूस इतना ट्रस्ट कैसे दोस्त को इतना कैसे आपको खुद पर विश्वास नहीं हो रहा लेकिन हाँ, दोस्त का आप पर विश्वास इतना ट्रस्ट कैसे? सर वो हम शुरू से ही साथ में थे, हाँ, तो उसको ऐसा लगा कि नहीं इसका हो सकता है। हाँ। और हर वैकेंसी में सर मैं पॉइंट कुछ नंबर से रह रहा था, हुँ। तो उसको ऐसा लगा कि नहीं इसका तो हो जाएगा आराम हुँ, से। हुँ, हुँ। इसके हिसाब से उसका ट्रस्ट था और आपका ट्रस्ट अपने आप पे बना रहा, कैसे हाँ। ट्रस्ट कैसे बना? और मेरे ख्याल से आप ये जो तैयारी चल रही थी, क्या उस दौरान फिर आपने सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस था या उस दौरान भी काम करना पड़ रहा था आपको? तैयारी के दौरान सर कभी-कभी बीच में जैसे कभी मौका मिलता मैंने संपर्क किया हुआ था हाँ। कि जब भी कुछ काम में जैसे किसी आदमी की ज़रूरत हो तो मेरे को कॉल कर देना। हुँ, तो जो साथी लोग थे, जैसे उनके आदमी की कमी रहती थी तो वो हुँ, मेरे को कॉल कर देते थे हुँ, कि वहाँ पे तेरे को ईंटें की गाड़ी खाली करना आ जा, हुँ, तो मैं उनके साथ चला जाता था। हुँ, हुँ। इस प्रकार वो लगभग मेरे को महीने के 2-3 हज़ार रुपए का खर्चा पानी करना, अच्छा, तो तो उसके तैयारी बाद के में दौरान ये काम भी करना, मज़दूरी भी करना, दोनों को एक साथ मैनेज कैसे किया? मैं कई कैंडिडेट्स को देखता हूँ, जहाँ शायद उनको आपसे कई बेहतर सुविधा मिल पाती है, तब भी कई तरह के ऐसे रहता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपके साथ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होता है कि मज़दूरी करने के साथ-साथ पढ़ाई करना, दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया? तो सर अ, मैनेज तो जैसे पढ़ाई पढ़ाई के टाइम जैसे टाइम फालतू टाइम के अंदर पढ़ाई करना है। हाँ, अब फालतू टाइम के हाँ, अंदर पढ़ाई करना है, हाँ। मतलब काम के अलावा जो काम टाइम के बच रहा अलावा है, जो टाइम बच रहा है उसमें आप फालतू पढ़ाई टाइम कर रहे मान हैं। लो हाँ। उसमें अपने को हाँ, पूरा मतलब डेडिकेशन के एक साथ तरह से ये पढ़ाई दिख करना रहा है है। कि भई आपका हाँ, मेन टाइम तो जा रहा है हाँ, मज़दूरी काम मज़दूरी करने, उसके हाँ, अलावा टाइम बचाकर आप पढ़ाई जो कर रहे हैं। टाइम बच रहा है उसमें अपने को पढ़ाई उसको भी करना है। आपने वेस्ट नहीं हाँ, किया। आपको और खुद पर भरोसा था कि आप कुछ कर हाँ, लेंगे। हाँ, वो तो मेरे को पूरा विश्वास था। हैं।
हर वैकेंसी में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस वैकेंसी में आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन कुछ बिल्कुल, दिक्कतों की कई वजह बार से मुझे लगता पूरे है, टाइम देखो में देरी यहाँ हुई। पर सीताराम की स्टोरी से मुझे लग रहा है कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर से रह रहे हैं, तो कई बार कैंडिडेट्स तो बहुत निराश हो जाते हैं यार कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, कई कैंडिडेट छोड़ देते हैं। लेकिन कई का वहां से ये विश्वास भी बनता है यार इस एग्जाम में इतने नंबर से रह गया, शायद थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो शायद उस एग्जाम में निकल सकता हूँ। तो उसके साथ साथ आपने करते रहो, अब फाइनली जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया आपका। हाँ सर। तो अब कैसा फील हो रहा है कि अब फाइनली सर बहुत सिलेक्शन अच्छा फील हो रहा है, बहुत और ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, हाँ। मैं उन सभी को धन्यवाद। हुँ। और मुझे एक बताइए, देखो कोई सी भी सफलता आपने खूब मेहनत करी, ये बात तो मानना पड़ेगा कि आपका संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष रहा है ना? बहुत कठिन संघर्ष के बाद आपको सफलता मिली। फिर भी मैं मानता हूँ कि इस संघर्ष में जैसे आपने बार-बार आप ज़िक्र कर रहे हैं कि आपके दोस्त ने हमेशा शायद 7वीं क्लास से लेकर आज तक भी वो हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। और किन-किन का आपके सफलता में आप मानते हैं कि योगदान रहा है और किस-किस का जिन्होंने वाक़ई में बहुत साथ में आपको सपोर्ट किया है? मेरी सफलता में सर माता-पिता का जो हाथ है वो तो है ही, हुँ, उनके अलावा मेरे सास-ससुर, हुँ, उनका भी बड़ा सहयोग रहा। हुँ, मेरे ससुर जी मेरे को यानी जब भी मेरे को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उन्होंने पैसे वो दे देते थे। हुँ। उनको कॉल करना पड़ता था, वो देते थे। उनको भरोसा हाँ, था कि जो हाँ, पैसा दे रहा हूँ वो सही जगह जा रहा वो है या सही फिर जगह वो ये जा लग रहा था। जाएँगे। हाँ, और मेरा भाई है छोटा, हुँ। उसी से मैं कभी-कभी हेल्प माँगता था, वो भी मेरी हेल्प आपके कर देता भाई था। ने पढ़ाई छोड़ी थी और वो हाँ, मज़दूरी हाँ, कर रहे थे। वो मज़दूरी कर रहा है अहमदाबाद में। अच्छा, ठीक है। तो उससे भी मैं जब पैसों के लिए बोलता तो वो कभी-कभी मेरे को पैसे दे देता था। हुँ, और जब कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा था तो ये मेरा दोस्त अजीत, ये हुँ, तो मेरे हुँ। सबसे लास्ट में यही खड़ा रहता था कि बस जब कोई पैसा देने वाला नहीं था तो ये दे देता था। हुँ, हुँ, हुँ। इस प्रकार आपके मम्मी-पापा को भरोसा था कि हाँ, आप सेलेक्ट हो जाओगे या नहीं, ऐसा क पापा को तो विश्वास ही नहीं था। पापा ऐसे सोचते थे कि जो अ, पैसे देगा, रिश्वत देगा, वही जॉब कर पाएगा। अच्छा। बाकी मेहनत करके जॉब लगना बहुत मुश्किल काम है। ये ये भी पापा गाँव को में कई बार एक हाँ, परसेप्शन बन जाता है। कई बार कई कैंडिडेट्स होंगे जिनके माता-पिता का एक इस तरह का परसेप्शन होता है, क्योंकि शायद कई कई रीज़न हो सकते हैं इसके। तो वो देखते हैं भई पैसा दे के ही लगते हैं और मेहनत करके तो लगना तो हाँ मुश्किल है। सर। तो फिर पापा ने कैसे सपोर्ट किया? कैसे उनका भरोसा कैसे कायम किया आपने? पापा का 10th के अंदर मेरे अच्छे परसेंटेज थे, तो हुँ, मेरी अखबार के अंदर फ़ोटो आई, हुँ, तो पापा को ऐसा लगा कि नहीं यार ये कुछ कर सकता है। हुँ, 10th के अंदर भी इसकी फ़ोटो आ गई और वो बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए हुँ, गाँव के अंदर। तो पापा को गर्व महसूस होता था कि नहीं, इसके अच्छा कुछ अच्छा कर रहा है। हुँ, तो इस प्रकार पापा को विश्वास था मेरे ऊपर। बाकी जो अदर वैकेंसी थी, उनमें मैं कुछ नंबर से रह रहा था, जैसे 1 नंबर से, कुछ में पॉइंट 25 से, हुँ, 2 नंबर से। तो पापा को ऐसे भरोसा था कि नहीं, कभी न कभी तो इसका फाइनल हो ही जाएगा। हुँ। लेकिन गाँव के अंदर जो रिश्वत है, सरकार की जो वैकेंसियाँ बार-बार ये रद्द हो रही है, या इसमें ऐसा जो सुनने को भ्रष्टाचार मिलता हो है, रहा है, हाँ। सुनने को मिल रहा तो है, उनको लगता है तो कि उनको पैसे से लगता ही है जो सिलेक्शन होता पैसे है। से ही सिलेक्शन होएगा। हाँ, आपके बाकी मन में भी हाँ, ऐसा था कि पैसे से नहीं, सिलेक्शन होगा, मेहनत से नहीं। होगा कि नहीं होगा? मेरे मन में तो यही था, जो मेहनत करेगा उसी का नंबर आएगा। हुँ। अब हम कई कैंडिडेट्स के बहुत सारे जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं, उनके भी बहुत सारे सवाल होते हैं। अब हम थोड़ा-सा कैंडिडेट्स के नज़रिए से बात करते हैं। कैंडिडेट्स के हुँ, बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे एक तो वही सवाल था कि बहुत सारे, जैसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, कुछ-कुछ मार्क्स से रह गए, अब आपका फाइनल हुँ। सिलेक्शन हो गया। हाँ इन सर। कई कैंडिडेट्स के साथ होता है कि लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, उनमें भी कोई काबिलियत की कमी नहीं है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होता है कि वो फाइनली सफल हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेहनत सार्थक हो गई। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हर बार कुछ पॉइंट 1 मार्क्स से रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मार्क्स से रह जाते हैं और बहुत निराशा, हताशा घर कर जाती है ना? उन कैंडिडेट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन कैंडिडेट्स को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, जो 1 नंबर से या 2 नंबर से, 3 नंबर से पॉइंटों से रहा है हुँ, और जो सफल हुआ है, हुँ, उन दोनों ने मेहनत बराबर की है। बिल्कुल। तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। हुँ, उनको ये करना चाहिए कि हम अगली इस वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में डबल जोर से तैयारी करनी चाहिए। हुँ, और हुँ, जब वैकेंसी आई है उससे पहले ही तो हमको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। हुँ, हुँ, नहीं तो वैकेंसी आने के बाद में सभी तैयारी करते हैं। हुँ, वैकेंसी से पहले ही अपने को पूरा मटेरियल तैयार करके उसको पूरा प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हुँ, जब वैकेंसी है तो उस टाइम सिर्फ अपने को टेस्ट सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। उससे अपने को बहुत ज़्यादा, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता है हुँ, उसको किसी कॉपी के अंदर रिटर्न करके बार बार, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करना हुँ, चाहिए। हुँ, जो हुँ, आ रहे हैं उनको तो, जो इजी है, जो आ रहे हैं उनको उतना पढ़ने की जरूरत, उनको थोड़ा ढीला। हुँ, बाकी जो क्वेश्चन हार्ड है उनको एक कॉपी के अंदर
ऐसा मैंने भी किया था। बिल्कुल, मैं अगला सवाल मेरा यही था, मैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही जानना चाहेंगे, आप थोड़ी-सी अपनी तैयारी की रणनीति बता दीजिए। मैं जूनियर अकाउंटेंट की स्पेशल बात करूँगा, आपने शुरू से लेकर एंड तक किस प्रकार से तैयारी की, वो थोड़ी-सी रणनीति के बारे में बता दीजिए? पहला पेपर सर वो तो मेरा नॉर्मल ठीक था। जीके वाला हाँ, पेपर था, वो तो आपका अच्छा जीके था। वाला वो मेरा नॉर्मल अच्छा पेपर था। हाँ, एक मेन समस्या थी सेकंड पेपर की। हाँ। सेकंड पेपर का सर वो पहले तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि कौन-कौन सी कोचिंग है जो हुँ, अच्छा पढ़ा रही है। हुँ, तो 7-8 कोचिंगें थी, वहाँ पे जो कॉमर्स का बैकग्राउंड वाले ये पढ़ा रहे थे। हुँ, कॉमर्स बैकग्राउंड में सर दूसरी कोचिंगों में फीस इतनी ज़्यादा थी कि सर हुँ। मैं वो ले नहीं पा रहा अफ़ोर्ड था। करना हाँ, मुश्किल हो रहा अफ़ोर्ड था। कर। हुँ, तो एक मेरा दोस्त था संदीप कुमार मलाकार, ओके। उसने मेरे को कॉल किया और बताया कि ये वैकेंसी है, इसमें अपना पहला पेपर तो मजबूत है ही, हुँ, सेकंड पेपर के अंदर हम 3 वो क्वालिटी एजुकेशन में वो सर एक उसमें वो वीडियो कोर्स चालू कर रहे हैं, हुँ, तो 3000 का उसमें कोर्स था, तो हुँ। 1500-1500 रुपए हम दोनों दोनों ने करके हाँ, आपने वो ये ले कोर्स लिया। खरीद लिया। तो आपने क्वालिफ़िकेशन का वीडियो कोर्स भी जॉइन किया और टेस्ट हाँ, सीरीज़ भी उसके साथ वो हाँ, निःशुल्क उसमें रही, वो तो टेस्ट निःशुल्क सीरीज़ भी आती आपने है। लगातार दी है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में हम दोनों ने जैसे दोपहर पहले कोर्स को मैं पढ़ता था, हुँ, दोपहर बाद में वो पढ़ता था हुँ, और दोपहर पहले नोट्स मैं बनाता था, हुँ। दोपहर बाद में वो नोट्स बनाता था। ठीक है। इस प्रकार हमारे दोनों की हेल्प हो गई, हुँ। नोट्स भी अच्छी तरीके से दोनों प्रिपेयर ने हो गए। एक-दूसरे के नोट्स शेयर हाँ, करके पढ़ भी लिए होंगे। हाँ। ठीक है। और जो आरएसआर और जीएपेंडार है, हुँ, उनके हमने पीडीएफ पहले से ही जो पहले लगे हुए हैं जूनियर अकाउंटेंट ठीक में, है। उनसे संपर्क किया, यूट्यूब पे सर्च मारा हुँ, और जो लगे हुए थे, हुँ। उनसे संपर्क करके 200 ढाई-250 रुपए में उनकी जो ठीक है। पीडीएफ थी, वो हुँ, पीडीएफ निकलवा के हुँ, वो हुँ। पढ़ लिया। ठीक है। और जो अर्जुन जी सर हैं हुँ, आपके, उनके जो वीडियो थे, हुँ। पढ़ा हुआ पहले ही था हमको, लेकिन वो जो कहीं जैसे कुछ समझने में दिक्कत आ रही तो थी, उनके वीडियोज़ वो आप वापस उनके देख रहे वीडियो से थे, वापस डबल की जो स्पीड जीएफ एंड करके आर उन्होंने हाँ, पढ़ाया जेएफ था। एंड आर उन्होंने पढ़ाई। हुँ, हुँ। और जो आरएसआर जो सर ने पढ़ाई, राम गोपाल सर। हाँ, राम गोपाल जी सर ने, हुँ, उनका भी बहुत अच्छा हुँ। पढ़ाने का जो तरीका था। बाकी बच्चे बोल रहे थे कि ये थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, हाँ, लेकिन जो उनका कंटेंट पढ़ाने का था, हाँ। तरीका था, वो बहुत ही बढ़िया था। हुँ, हुँ। प्रकाश सर हाँ, फैकल्टीज़ तो मान सकते हैं कि जैसे चाहे हाँ, आप दीपक सर फैकल्टी का हाँ, नाम लो, युवराज सर का हाँ, नाम लो, मैं तो वो तो सभी सर को धन्यवाद भी देना हाँ, चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया। मुझे आज जब हाँ, सेलेक्ट होकर स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं ना, सर उनका पढ़ाया हुआ इतना बेहतरीन था और मैं मानता हूँ कि ये फैकल्टीज़ राजस्थान की बेस्ट फैकल्टीज़ थी जो उस समय क्वालिफ़िकेशन पर थी। सर मैंने 4-5 कोचिंगों से ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो हाँ। खरीद रखी थी। हुँ, पहले उनका जो वीडियो कोर्स था उसके नोट्स बना के हुँ, बार-बार उन्हीं को यानी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ रखा था कि कोई हर लाइन मुझे याद थी कि कौन-सी लाइन पे क्या-क्या लिखा हुआ है। हुँ, हुँ। तो जहाँ पे भी मैं टेस्ट देता था तो वहाँ सभी में मेरी टॉप 10 के अंदर लगभग रैंक आ जाती थी। हुँ। टॉप 10 या क्वालिटी टॉप एजुकेशन 20 में हाँ, आपकी टॉप 10 रैंक आ रही थी लगभग, हाँ, उस समय 3-4 हज़ार कैंडिडेट्स हाँ, टेस्ट दे रहे हाँ। थे। तो 3-4 कोचिंगों में सभी में मेरी रैंक अच्छी आ रही थी, तो हाँ, मेरे को ये विश्वास था कि जो ये मटेरियल है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। बार-बार वही क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे थे। हुँ, हर टेस्ट में लगभग वही क्वेश्चन थे। अच्छा। क्वालिटी एजुकेशन टेस्ट एक बात के लिए बहुत बदनाम है कि टेस्ट सीरीज़ बहुत हार्ड बनाते हैं। आप क्या बोलेंगे इस बारे नहीं, में? हार्ड बनाते हैं लेकिन सर एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है, उससे 5-4 क्वेश्चन तो लगभग तैयार हो ही रहे हैं। हाँ, हर हर ऑप्शन में जैसे ए के अंदर उसका एक अलग क्वेश्चन है, बी में अलग क्वेश्चन है हुँ, और जो एक वो नई वाला आ रहा है, हाँ। वो सबसे अच्छा लगा मेरे को। नहीं, जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप हार्ड तैयारी करोगे तो हाँ, आपका सिलेक्शन तो हमारी स्ट्रैटेजी हाँ, सही है या नहीं है? सही है सर। मैं यही मानता हूँ कि पेपर ऐसा ही होना चाहिए, हुँ, ताकि अपने को अपनी जो योग्यता है उसको हम परख सकें हुँ। और हमने कितनी तैयारी की है, वो उस पर पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाता है। और मुझे आपको थोड़ा-सा रूटीन के बारे में बताइए भई किस तरह से पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? और किन चीज़ों का सहायता आपको मिली? क्या ये सारा एक बार जो भी कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं, जो नए एग्ज़ाम की तो तैयारी करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा अपना रूटीन के बारे में बताइए भई कितने घंटे लगभग आप पढ़ लेते थे जब आपको टाइम मिलता मैं था? तो सर और पढ़ने का तरीका क्या होता है? जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीज़न करना है, टेस्ट देना है, कई कैंडिडेट टेस्ट से भी डरते हैं। टेस्ट देना कितना ज़रूरी है? ये सारा एक बार थोड़ा-सा डिटेल में बताएँगे तो आगे आने वाले कैंडिडेट को भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। 7 दिन की सर मैं वो 7-7 दिन के गैप से मैं यानी फिक्स बनाया हुआ था मेरा कि 5 दिन सुबह उठते ही मैं लाइब्रेरी जाता था। हुँ, दोपहर को 12 बजे के लगभग में सुबह 6 बजे उठते ही नहा के हुँ, सीधा लाइब्रेरी जाना है। हुँ,
12 बजे वापस आता था, घर पे रोटी वगैरह खा के 2 बजे वापस जाता था। हुँ, शाम को मैं लगभग 7 बजे के लगभग वापस घर आ जाता था। वापस 8 बजे वापस लाइब्रेरी जाता था। हुँ, रात को लाइब्रेरी खुली रहती थी। 12 बजे के लगभग मैं वापस घर आता था। ओके। तो 12 बजे के बाद में वही सुबह जल्दी उठना, हुँ, ये लाइब्रेरी ये घर, रूटीन बन गया था ये आपका रूटीन पढ़ाई बन के गया टाइम पर, पढ़ाई हाँ। में। और कर्ज इतना था कि लग रहा था कि अगर ये जॉब नहीं मिली तो कर्जा को चुकाना बहुत ही मुश्किल है, हुँ, हुँ। और मजदूरी करके कर्जा उतारना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये कर्जा भी हाँ, एक तरह से उस समय आपके हाँ, लिए मोटिवेशन बन एक हाँ, प्रेशर का कारण भी बन रहा होगा और मोटिवेशन का कारण भी बन रहा होगा। मोटिवेशन। ये अपने आप में देखा जाए तो ये अपने आप में इस प्रेशर के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल भी होता है। कई लोग इस वजह से भी गिव अप कर देते हैं यार कि नहीं हो पाएगा और इतने स्ट्रेस के साथ कैसे मैनेज किया? आपको ये इतना आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया, घर वालों जो आप बता रहे हैं कि पिताजी और ये तो मानने को तैयार भी नहीं है कि भई मेहनत से लग सकते हैं, पैसे लग सकते हैं, है ना? और आप पर काम करने का दबाव भी, इस प्रेशर के साथ कई बार कई कैंडिडेट्स चाहे वो हाउसवाइफ्स को ले लो या ऐसे और तरह के जिन पे इतना प्रेशर रहता है, प्रेशर को कैसे हैंडल किया? प्रेशर को सर प्रेशर तो था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास था कि एक ना एक दिन अपनी गवर्नमेंट जॉब लगनी है, हुँ, तो हम मतलब आराम से इतना विश्वास हाँ, कैसे आया? कैसे आया? हर बार जब आप बिल्कुल पास आके फेल हो रहे हो, तो इतना विश्वास कैसे आ गया? लेकिन हर वैकेंसी में सर मैं 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे रह रहा था। हुँ, तो जो मेरा फ्रेंड है उसने बोला कि इस वैकेंसी में अगर नहीं हुआ ना, हुँ, अगली में हो जाएगा, अगली में नहीं हुआ फिर अगली में हो जाएगा, लेकिन हुँ, तेरे को तैयारी नहीं छोड़नी है। हाँ, ये कर्जा जैसे 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख कितना भी हो जाएगा, हुँ, जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में इसको उतारना आराम से हो हुँ। जाएगा। मुझे लगता है यार लाइफ में अगर ऐसा दोस्त हो ना, जो आपको इस तरह से वो लो को जलाए रखे, तो कोई भी ऐसे फ़तह कर सकता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके दोस्त किस तरह के हैं, आपके सपोर्ट करने वाले किस तरह के लोग हैं। अगर वो आपका साथ देने वाले, आपका सपोर्ट करने वाला, आपकी संगत वाले दोस्त अच्छे हैं ना, तो वो भी आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। हाँ, तो यही मेरे है। ख्याल से तो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन दोस्त को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि बचपन से लेकर आज तक वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और शायद आपको आगे खींचने में उनका बहुत बड़ा हाँ, बहुत योगदान रहा बड़ा है। योगदान, मेरे भाई से भी बढ़कर उनका योगदान मैं योगदान मानता रहा है। हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक अगर आपने भी अपने साथ वाले साथियों का ऐसा महसूस किया होगा, कई कैंडिडेट जो थोड़े कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, जैसे आपने भी ऐसा रहा है। तो क्या लगता है, क्या ऐसी गलतियाँ रहती है कि जिस वजह से स्टूडेंट्स कुछ नंबरों से रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा नंबरों से रह जाते हैं? मेन तो सर वो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, टेस्ट सीरीज देंगे हुँ, और उसका वापस इवैल्यूएशन करेंगे। हाँ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कौन से टॉपिक से है, हुँ, उसका वापस निष्कर्ष निकाल के हमें उसी टॉपिक को वापस पढ़ना चाहिए। हुँ, 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 उससे अपने को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हुँ, और एक जो फुल टेस्ट आते हैं, हुँ, उसमें जैसे वो टॉपिक वाइज़ आते हैं, हुँ, उसमें पहले टॉपिक पढ़ लिया, उसके हुँ, बाद में जो हम टेस्ट देते हैं, तो उसमें लगभग वो अपने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। हुँ, तो हुँ, अपने को लगता है हाँ, इसमें ठीक आ रहा है हुँ, नंबर। लेकिन जो फुल फुल मॉक टेस्ट आते हैं, हुँ, वो देंगे तो उससे अपनी पूरी तैयारी का पता चलता है कि मेरा कौन-सा टॉपिक वीक है। हुँ। तो अपने को वही टॉपिक वापस क्लियर करने चाहिए और उसमें कौन-कौन सी कमियाँ हैं, वो वापस एनालिसिस करना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि भाई हुँ। टेस्ट सीरीज़ से बहुत कुछ हाँ, फ़र्क पड़ बहुत सकता है। हाँ। हाँ, मैं भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में इसीलिए ज़्यादातर कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, ऑनलाइन में कोई टेस्ट सीरीज़ इतनी महँगी भी नहीं मिलती है, आराम से कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है, हाँ, 200, 300, 400 रुपए की टेस्ट सीरीज़ कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ मस्ट है, किसी भी एग्ज़ाम से पहले देनी चाहिए। वहाँ से आपका रियल एनालिसिस होता है कि आप कितने पानी में हैं, कितने बाहर हैं, कितने मैं तो हर बार ये भी कहता हूँ कि अगर आप टॉप 10 में अगर क्वालिफ़िकेशन की टेस्ट सीरीज़ में टॉप 10 में रैंक मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी सिलेक्शन आपके साथ ऐसा था, आपकी रैंक क्या आ रही थी लगभग? हाँ। मेरी लगभग सर क्वालिटी एजुकेशन में भी टॉप 10 में थी हाँ, और बाकी भी मैंने दिए, उसी में लगभग मेरी टॉप 10 में या टॉप 20 के अंदर मैं आ रहा था। हाँ, तो तो मेरे को ऐसा लगा नहीं, अब की बार तो सिलेक्शन हो ही ये जाएगा। सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, हाँ, इस हाँ। बार अपने को मौका नहीं चखाना है और जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है। उतनी मेहनत करनी है, आपने मेहनत में कोई हाँ, कमी नहीं रखी है। चलो अब मैं कुछ 1-2 पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मतलब पूरी तैयारी के दौरान कोई ऐसे तैयारी के दौरान, सिलेक्शन के दौरान अभी कोई ऐसे मोमेंट जो आपको लगता है यार ये मोमेंट ज़िंदगी भर याद रहेगा? सर सबसे ज़्यादा याद बोल तो जो ये वीडियो मेरा वायरल हो रहा है, ये तो मुझे ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा याद यही वीडियो हाँ, हाँ। रहेगा, कि जिसने मुझे एक
वो ऊर्जा भी दी है कि नहीं, अपने को मेहनत भी करनी है और हाँ। आगे और मुझे लगता बढ़ना है कि है। आज के इस हाँ, इंटरव्यू के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो आपको देख रहे होंगे, वो भी बहुत इंस्पायर हो गए। इस इंटरव्यू का मकसद ही यही है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, गाँव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जिनका शायद परिवार का सपोर्ट भी इतना नहीं मिल रहा है, आर्थिक परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं है। वो आपके इंटरव्यू को देखकर इंस्पायर होंगे कि यार यहाँ से निकला व्यक्ति जब इस तरह के एग्ज़ाम में पास हो सकता है, इतने मुश्किल संघर्ष के बाद भी, तो वो क्यों नहीं हो सकते? तो आपका इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रेरित करने वाला। कोई ऐसा मोमेंट जो आप मतलब कभी लाइफ में ऐसा घटा हो जिसको कभी याद नहीं रखना चाहो? मतलब मैं एक सैड मोमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप शेयर करना चाहें तो, ऐसा कोई मोमेंट? सर एक मोमेंट जब मैं शुरू के अंदर अ, ये वैकेंसी की तैयारी कर ही रहा था, तो घर वालों में और मेरी बीवी इतनी बीमार हो गई कि उसको मेरे को बाहर, मेरे साला जी वो अहमदाबाद रहते हैं वहाँ पे, हुँ, तो उनके पास छोड़ना पड़ा मेरे को। और फिर मैं उन्होंने सबने बोल दिया कि नहीं, तैयारी तो अब कुछ मतलब नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई तो छोड़ दे, काम पे जाना ही पड़ेगा तेरे को। हुँ, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस टाइम मैंने मेरी वाइफ़ को अहमदाबाद में 3 महीने के लिए वहाँ पे छोड़ के आ गया। वापस यहाँ आया और उसके बाद में ये जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी वापस चालू। वो टाइम मेरे लिए सर बहुत ही ज़्यादा कठिन। अब तो आपकी हुँ, वाइफ़ को, मम्मी-पापा, हुँ। हाँ, सास-ससुर अब सबको तो प्राउड होगा सब, अब तो। हाँ, सब प्राउड हुए। शायद यही मोमेंट होता है मतलब एक हुँ, कई बार नौकरी से ज़्यादा एक वो मोमेंट भी होता है जब हम चाहते हैं भी हमारे चाहने वालों को हम पर प्राउड हो। ठीक है? इस इंटरव्यू से मेरे ख्याल से बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लास्ट में आप जाते-जाते जो आगामी युवा अभ्यर्थी हैं उनको कुछ मैसेज आप देना चाहें तो? सर आगामी जो युवा लोग हैं, जो 1-1 नंबर से या 2-2 नंबर से रह रहे हैं, मेरा उनको यही कहना है कि वो जिस सेक्टर में भी वो तैयारी कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। पूर्णतः पूरा फ़ोकस होके हमें उसी सेक्टर में तैयारी करनी चाहिए। जैसे मान लो कोई राजस्थान की तैयारी कर रहा है, तो उसे सेंटर की वैकेंसी के अंदर नहीं भागना चाहिए। हुँ, राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो उसे राजस्थान में थोड़ा जोर लगा के उसमें ही करनी चाहिए। सेंटर की कोई तैयारी कर रहा है, तो उसे सेंटर में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। कोई शिक्षा विभाग में तैयारी कर रहा है, तो उसे सिर्फ़ उसी में, लगाना हाँ, चाहिए, हाँ, इधर-उधर शिफ्ट होने हाँ, के बजाय हाँ, अपने एक उस पर एक फ़ील्ड फ़ोकस में, करके लगना चाहिए। एक फ़ील्ड में ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जैसे 2 साल पहले पढ़ा हुआ है, हुँ, लेकिन वो 2 साल बाद में जो एग्ज़ाम आया उसमें आता है और वो अपना अच्छा हो जाता है। हुँ, हुँ। उसकी वजह से हम जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, वो गैप निकल जाता है। बिल्कुल। तो सीताराम जी को हमारी पूरी क्वालिटी की टीम की तरफ से और आप हुँ, सब की तरफ से एक बार फिर मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो आगे अपने जीवन में और तरक्की करे और बहुत सारे इनके जैसे बहुत सारे लोगों की और वो भी सहायता करे। और मुझे लगता है कि आज के इस इंटरव्यू में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जो शायद इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद इससे बहुत हौसला मिलेगा। मैं यही मानता हूँ कि आपका ये हौसला ही था कि आप इतने टाइम तक इतना नहीं होने के बाद, इतनी मुश्किल परिस्थितियाँ होने के बाद भी आपने हौसला बनाए रखे और अंततः आपने सिलेक्शन लिया। हुँ। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएँ। मैं भी सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म, सर के यूट्यूब चैनल या जो ये सर का प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सर का तहे दिल से एक बार